अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिटेल में डिस्कस की थी। टाइम कम होने की वजह से कुछ चीज़ें रह गए थे, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं बच्चों, वो है डीएनए रेप्लिकेशन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। आज इंशाल्लाह हम वो शुरू करेंगे। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको समझाया था, ठीक। बाकी डिटेल्स तो आपको बताए थे कि डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स का बना होता है, ठीक। वो दो स्ट्रैंड्स जो है हेलिकली कॉइल्ड होता है अराउंड ए कॉमन एक्सिस। तो ये दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, 5 प्राइम तो ये उसका 3 प्राइम, ये उसकी 3 प्राइम, ये उसका 5 प्राइम। ये दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ा रहता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेस पेयर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेस पेयर्स आर आल्सो स्पेसिफिक। Adenine always pairs with thymine by 2 hydrogen bonds, and guanine always pairs with cytosine through 3 hydrogen bonds. ठीक, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको सही तरीके से दिखाया गया था, आपको समझ भी आ गया होगा इंशाल्लाह। इसके बाद बच्चों, जब ये हेलिकली टर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो कई टर्न्स बनते हैं इनमें। एक टर्न की जो लंबाई होती है बच्चों वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर्स की दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, ठीक। और डीएनए की एक यूनिफॉर्म डायमीटर भी होती है, वो डायमीटर है बच्चों 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। जब ये हेलिकली कॉइल्ड होता है तो इस डीएनए में दो ग्रूव्स बनते हैं। देखो यहाँ पर ये दो ग्रूव बन रहे हैं, एक बड़ा ग्रूव बन रहा है, एक छोटा ग्रूव बन रहा है, ठीक है। ये छोटा ग्रूव बन रहा है, ये बड़ा ग्रूव बन रहा है। तो बड़े ग्रूव को हम मेजर ग्रूव कहते हैं, छोटे ग्रूव को हम माइनर ग्रूव कहते हैं। इसको डीप ग्रूव भी कह सकते हैं, इसको शैलो ग्रूव भी कह सकते हैं। तो टू ग्रूव्स आर फॉर्मेड इन डीएनए, वन इज कॉल्ड मेजर ग्रूव एंड द अदर इज कॉल्ड माइनर ग्रूव। ऐसे बहुत सारे ग्रूव्स बनते हैं, ठीक है। और ये हेलिकली जो कॉइल्ड है डीएनए, तो जब कॉइल होता है तो दो तरीके से कॉइल हो सकती है। एक राइट हैंडेड कॉइल हो सकता है, एक लेफ्ट हैंडेड कॉइल हो सकता है। लेकिन बच्चों, जो बी डीएनए है जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ हमने बनाया, बी डीएनए, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग इसमें है। ये राइट हैंडेड कॉइलिंग इसमें है, ठीक। इस तरह से कॉइल हो रहा है। तो याद रखना आपको, राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसलिए इसको कहते हैं। और एक चीज, इस डीएनए में जो साइड में है बच्चों, ये साइड में ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, आपको पता है, फॉस्फेट शुगर जैसे बैकबोन। इन शुगर के साथ आगे जो है बेस जुड़ा होता है, जैसे एडेनिन, इस बेस के साथ थायमिन। तो ये साइड में फॉस्फेट शुगर की बैकबोन ये दिखाता है, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है, इसमें फॉस्फेट की वजह से इसको नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो साइड में शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स है उसकी नेगेटिव चार्ज है, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है। लेकिन जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, वो बीच में रहते हैं, सबसे बीच में। यहाँ देखो आपको AE लिंक्ड बाय 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC लिंक्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बाकी दिखाए नहीं है, बाकी भी इसी तरह से है। और बेसिस रहता है डीएनए की इस हेलिकल स्ट्रक्चर में बीच में रहता है, इंटीरियर में रहता है। तो बेसिस रिमेन्स इन द इंटीरियर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स रिमेन्स एट द साइड्स। तो चूंकि ये हाइड्रोफोबिक भी है बेसिस, तो ये अंदर रहता है, ठीक। एक दूसरे के ऊपर स्टेक करके रहता है, ये स्टेक इट अबव वन अनदर, दिस नाइट्रोजनस बेसिस रिमेन्स इन द इंटीरियर। तो इस तरह से शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो हाइड्रोफिलिक है वो साइड में रहता है, बेस अंदर रहने से डीएनए को स्टेबिलिटी आती है। इस किस्म की ओरिएंटेशन से डीएनए को स्टेबिलिटी आती है। और आपको मालूम है, स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल।
तो डीएनए जो है वो प्रूव हो गया है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें वो सारे प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। वन ऑफ दोस इज द स्टेबिलिटी। तो उसी तरह से ये जो आप कह सकते हैं कि दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंटी पैरेलल क्यों है, ये एंटी पैरेलल रहता इसलिए है क्योंकि एंटी पैरेलल रहने से ये डीएनए जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाती है। तो दीज आर फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वन ओरिएंट्स इन 5' to 3' डायरेक्शन और दूसरा 3' to 5' to 3' इस तरह से एंटी पैरेलल में, ऐसा रहने से इसको स्टेबिलिटी आती है। इसके साथ साथ जो बेस पेयरिंग है बिटवीन द बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी मिलती है डीएनए को, ठीक। उसी तरह से एक प्यूरिन जो एडेनिन है, एक पैरामिडिन थायमिन के साथ बेस पेयर करता है, एक प्यूरिन गुआनिन दूसरे पैरामिडिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो वन प्यूरिन वन पैरामिडिन, एक डबल रिंग एक सिंगल रिंग पेयरिंग हमेशा होने की वजह से यूनिफॉर्म डायमीटर रहता है डीएनए का, इससे भी जो है डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी हासिल हो जाती है। तो इस स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए सारी चीज़ें हैं ताकि डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल बने और ये जेनेटिक मटेरियल का काम करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो पिछले लेक्चर में हमको रह गया था, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो मैं मिटाता हूँ ये बच्चों। डीएनए रेप्लिकेशन भी उन प्रॉपर्टीज में से एक है जो एक जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। आपको याद हो इन द बिगिनिंग आपको बताया गया था कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च वाले एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले कि एक जेनेटिक मटेरियल में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होनी चाहिए, तो उनमें एक स्टेबिलिटी था जो अभी बताया आपको। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था किसका, जेनेटिक मटेरियल का, वो था कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, वो रेप्लिकेट होना चाहिए ताकि एग्जैक्ट कॉपीज़ बने, और एक एग्जैक्ट कॉपीज़ जो है वो जनरेशन टू जनरेशन हर सेल तक पहुँचे और हर सेल सर्वाइव हो, क्योंकि सेल की सर्वाइवल के लिए, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए ये जेनेटिक मटेरियल उस सेल में होना चाहिए। तो हर सेल तक जेनेटिक मटेरियल इसलिए तब पहुँचेंगे जब वो जेनेटिक मटेरियल सेल डिवीजन से पहले क्या हो, रेप्लिकेट हो, उसके एग्जैक्ट कॉपीज़ बने। तो बच्चों याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो सेल डिवीजन से पहले होती है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल डिवीजन होने से पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम सेल को करना होता है वो है डीएनए की रेप्लिकेशन। तो आपको मालूम हो सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के कई फेजेस होती है, उनमें एक फेज होते हैं बच्चों एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, ठीक। तो सेल साइकिल की एस फेज वो फेज है जिसमें डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होती है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो सेल साइकिल की एस फेज में होती है। तो ये रेप्लिकेशन होता क्या है प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल से एग्जैक्ट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम ए पेरेंट डीएनए, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिका मीन्स एग्जैक्ट कॉपीज। तो रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट या आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम ए पेरेंट डीएनए। अब जिससे बनेगा उसको हम पेरेंट डीएनए कहते हैं। जो डीएनए बनेंगे ना उसको डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, डीएनए मॉलिक्यूल इसको कहते हैं हम, इसको डीएनए रेप्लिकेशन, उसको डीएनए हम रेप्लिकेशन कह सकते हैं। ये कब होता है, अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की एस फेज में, सिंथेसिस फेज जिसको कहते हैं, उसमें ये डीएनए रेप्लिकेट होती है। एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। जितने भी टोटल डीएनए है सेल के अंदर वो सभी के सभी रेप्लिकेट होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचनी चाहिए, ठीक है बच्चों।
तो होल जीनोम की रेप्लिकेशन हो जाती है, होल डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है एस फेज के दौरान। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल से एग्जैक्ट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनको हम डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए भी होती है, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में भी होती है। दोनों की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बजाय प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस लेवल पे अच्छी तरह से समझ आ सके। जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप यूकैरियोटिक की डीएनए रेप्लिकेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बाद में डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए हम एग्जाम्पल लेंगे एक बैक्टीरियल सेल की डीएनए की। जो बैक्टीरियल डीएनए होता है बच्चों, आपको पता है बैक्टीरियल सेल में एक सिंपल सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है, सर्कुलर डीएनए होती है। प्रोकैरियोटिक सेल है, सर्कुलर डीएनए, सिंपल सर्कुलर डीएनए होती है। ठीक है, इसके बजाय यूकैरियोट्स की डीएनए बहुत लंबी होती है, लीनियर डीएनए होती है। यूकैरियोट्स में बहुत लंबा डीएनए होता है। ये यूकैरियोटिक डीएनए की हम मिसाल लेंगे। यूकैरियोटिक डीएनए, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही छोटी होती है साइज में भी। ठीक, इसकी रेप्लिकेशन बहुत ही आसान होती है। रेप्लिकेशन डीएनए की एक खास जगह से शुरू होती है, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए की एक खास जगह से शुरू होती है, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। मान लो इस डीएनए में यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। The site where from replication begins is called origin of replication. उसको शॉर्ट में ORIC, ओरिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं ओरिक से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चूंकि बैक्टीरिया की डीएनए या प्रोकैरियोटिक सेल की डीएनए बहुत ही सिंपल छोटा सा होता है, उनमें रेप्लिकेशन होने के लिए एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काफ़ी होती है। एक ही जगह से शुरू करेंगे रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है कम टाइम में, कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में हैज ए सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए जो है बहुत ही लंबा होता है। वहां पर यूकैरियोटिक सेल में अगर एक जगह से अगर हम रेप्लिकेशन शुरू करेंगे, ठीक, तो बहुत टाइम लग जाएंगे पूरी डीएनए को रेप्लिकेट होने में। इसलिए बच्चों यूकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन भी कम टाइम में होने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे जगहों से रेप्लिकेशन जो है वो शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि यूकैरियोटिक सेल में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं, बल्कि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। बहुत सारे जगह हैं जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। तो यूकैरियोटिक डीएनए में जो है मल्टीपल ओरिजिन्स होती है, ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक जगह से रेप्लिकेशन शुरू करके बैठ जाएं तो इस पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो कम टाइम में रेप्लिकेशन हो, इसलिए बहुत सारे जगहों से रेप्लिकेशन शुरू होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। यहाँ पर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक, तो अभी हमको प्रोकैरियोटिक सेल की रेप्लिकेशन के बारे में ज़्यादा बात करनी है।
तो होता क्या है बच्चों, जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए की जब रेप्लिकेशन होता है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहले पहचानते हैं कि कहाँ से रेप्लिकेशन करनी है। वहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, इनिशिएटर प्रोटीन नाम से। वो प्रोटीन जो है उस जगह को, उस साइड को पहचानता है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होनी, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को वो आइडेंटिफाई करती है, वहीं पर बैठ जाती है। बैठने के बाद इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो डीएनए है उसको अनवाइंड करती है, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, थोड़ा सा अनवाइंडिंग करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। फिर इसके बाद इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड होती है एक एंजाइम, उस एंजाइम को कहते हैं हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। फर्दर अनवाइंडिंग जो है ये डीएनए हेलिकेज का काम होती है। डीएनए हेलिकेज ये हेलिक्स को ब्रेक करती है। तो हेलिक्स किसने बना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने बना है बिटवीन द बेस पेयर्स। बेस पेयर्स के बीच में जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ब्रेक्स डाउन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस। इस तरह से डीएनए को क्या करता है, वो अनवाइंडिंग करती है। तो क्या होता है, ये जो डीएनए है खोलता है इस तरह से। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊंगा इस लाइन से। इन सब में अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर ये था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे पहले एक इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड हुआ, ठीक। इसके बाद डीएनए हेलिकेज बाइंड हुई। इस डीएनए हेलिकेज की मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो गए। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नाउ सेपरेट हो जाती है। यहाँ पर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाती है। से इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों हम रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल कहते हैं इसको। एक ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ये रेप्लिकेशन बबल कहलाता है, ठीक। इस रेप्लिकेशन बबल में डीएनए हेलिकेज जो है दोनों डायरेक्शन में डीएनए को अनवाइंड करता है, डीएनए को खोलता है। तो यहां पर ये एंजाइम में दिखाता हूं आपको। ये एंजाइम ये है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। तो आज जब अनवाइंड कर रहा है तो ये अनवाइंडिंग जो है दोनों डायरेक्शन में, यहां से भी और यहां से भी, ये बाय डायरेक्शनल कहलाता है इसको हम। ये बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन बबल जब बनी तो दोनों साइड से जो है डीएनए अनवाइंड हो जाएंगे और डीएनए रेप्लिकेट हो जाएंगे। ये जो दो स्ट्रैंड्स अब बन गए बच्चों, ये दो स्ट्रैंड्स, इन स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ये जो स्ट्रैंड अब खुल गया, एक्सपोज हो गया नाइट्रोजन बेस, जहां आप मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा। ये है स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद जो दो स्ट्रैंड्स अलग हो गए उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये भी टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट की मानी में थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स अलग हो गए हेलिकेज की मदद से, तो इन टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये कैपेसिटी है कि अगेन दोबारा ये रीवाइंड हो सकती है। अनवाइंड तो हो गया, रीवाइंड हो सकता है। दोबारा एक दूसरे के ऊपर जो है कॉइल होकर फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन है। मिसाल
यहाँ पर बेसिस था पहले TAC था, यहाँ पर ATG था, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब तोड़ा गया है। ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दोबारा से रीअनील हो सकते हैं, दोबारा से आपस में जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ेंगे तो फिर इसको खोलने का कोई मकसद नहीं रहा, इसलिए जब खोला गया तो उसको खोल कर रखना पड़ता है। तो उनको अलग से खोल कर रखने के लिए इन स्ट्रैंड्स को जो खोला गया इनको पकड़ कर रखना पड़ता है। तो पकड़ के रखने के लिए कुछ और प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को कहते हैं बच्चों सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाउ पहले डबल स्ट्रैंड था, अभी अलग अलग हो गए तो ये सिंगल स्ट्रैंड है। द टेम्परेट स्ट्रैंड्स आर नाउ सिंगल स्ट्रैंड्स। इन सिंगल स्ट्रैंड को इसी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स इसमें जरूरत पड़ते हैं, उनको कहते हैं हम बच्चों सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सम प्रोटीन्स जो है इनके साथ अटैच हो जाती है, ये वो प्रोटीन्स जो इस सिंगल स्ट्रैंड को अलग किया गया है, जिनको उनको अलग रखते हैं, उनको कहते हैं बच्चों सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। शॉर्ट में SSB कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आर रिक्वायर्ड to stabilize the single strand in single strand form so that re-annealing of the template strand can be prevented, उसको रोका जा सके। ठीक है, जब तक इस पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पर नया डीएनए ना बन जाए तब तक इनको अलग रखना है। तो नया डीएनए इन्हीं डीएनए स्ट्रैंड्स के हिसाब से बनेगा। ठीक, यानी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो गाइड करेगी नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने में। तो जो गाइडिंग स्ट्रैंड होता है, जो गाइड करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ जोड़कर नया डीएनए बनाने में, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड गाइड करेंगे नए डीएनए सिंथेसिस के लिए, इसलिए बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट द रेप्लिकेशन बबल एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, दोनों गाइडिंग का काम करता है, दोनों गाइड करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स सो दैट दे कैन बी पॉलीमराइज्ड, दे कैन बी कंडेंस्ड फॉर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड। और नया डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनेगा आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस प्रोसेस को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनमें से एक पोर्शन को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाएंगे। ये वाला पार्ट आपको दिखाता हूं मैं, ये वाला पार्ट जो है, ये इस चीज को हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएंगे ताकि आगे वाले प्रोसेस जो है आपको समझ आ सके। अब तक आप क्या समझे? अब तक आप ये समझे कि डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसके तहत एक डीएनए मॉलिक्यूल से एग्जैक्ट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि जनरेशन टू जनरेशन ये जेनेटिक मटेरियल हर सेल तक पहुंच पाए और हर सेल जो है सर्वाइव हो। डीएनए रेप्लिकेशन आपने देखा कब होता है? ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की दौरान जो सेल साइकिल चलता है, ठीक है, उस सेल साइकिल की एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है डीएनए में। प्रोकैरियोटिक डीएनए में, बैक्टीरियल डीएनए में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, दोनों साइड में बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत ही लंबा है, लीनियर है, इसलिए बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस चीज़ को हम और मैग्नीफाई करके आपको बताएंगे ताकि आने वाला प्रोसेस जो है वो समझ सके। तो ये मैं स्ट्रक्चर बना के रखूँगा, अभी टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह इससे आगे जो चीज़ होगी वो हम कल बताएंगे। रेप्लिकेशन बबल में से ये हिस्सा हमने मैग्नीफाई किया है बच्चों, ये मैग्नीफाई किया है। तो ये दो स्ट्रैंड्स है डीएनए की, इनकी पोलैरिटी है बाज़ाब्ता। अगर इसको हम करेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम करेंगे तो ये 5 प्राइम होगा, तो ये 3 प्राइम हुआ, ये 5 प्राइम हुआ।
तो ये आपको बता दूं, ये इस रेप्लिकेशन फॉर्क से ये वाला हिस्सा हमने मैग्नीफाई किया, ये मैग्नीफाई करके बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा अब तक ये डीएनए हेलिकेस है जो डीएनए को अनवाइंड करता है, ये डीएनए हेलिकेस, ये आपने समझा अभी तक। इन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करके रखा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन में, ये भी आपने देखा है, SSB सॉरी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी आपने देखा है। अब ये जो दो स्ट्रैंड अलग हो गए इनको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये भी आपने देखा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये भी है और ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपने अब तक सीखा है। अब इन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर फर्दर डीएनए की रेप्लिकेशन, न्यू डीएनए कैसे बनेगा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ये कल के लिए रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझा है, आगे वाला प्रोसेस जो है